चलिए गाइस, स्वागत है आपका एक नए प्रैक्टिकल सेशन में। और आज मैं आपको आईएमएस का कंप्लीट डैशबोर्ड दिखाने वाला हूं। कैसे उस पर एक्शन लेना है वो भी समझाऊंगा, और आईएमएस से जीएसटीआर 2B कैसे जनरेट होती है वो भी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, और कुछ टेक्निकल क्वेरीज हैं वो भी डिस्कस करेंगे। 500 से ज़्यादा अगर इन्वॉइसेज आपके हैं तो उस पर एक्शन आप किस तरीके से लेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे काम करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। आपको जाना है अपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप रिटर्न्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो इनवर्ड सप्लाईज़ के ऊपर और एक आउटवर्ड सप्लाईज़ के ऊपर। दो की ज़रूरत क्यों पड़ी सर यहाँ पर? देखो, दो की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जो परचेज आप कर रहे हो वो आपके इनवर्ड सप्लाई के पूल के अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। जो सेल आप कर रहे हो, आपकी काउंटर पार्टी ने अगर कोई क्रेडिट नोट आपने डाला और आपकी काउंटर पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपको पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा आउटवर्ड सप्लाई की आईएमएस से। तो एक बार मैं आउटवर्ड सप्लाई का आईएमएस आपको दिखाता हूँ। आउटवर्ड सप्लाई का आईएमएस किस पर बेस्ड होगा? ये आपकी जीएसटीआर 1 पे बेस्ड होगा, आपकी जीएसटीआर 1 के ऊपर बेस्ड होगा। और जो इनवर्ड सप्लाई का होगा ये आपके सप्लायर के जीएसटीआर 1, 1A, 5 और 6 पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आपका आउटवर्ड सप्लाई का जो आईएमएस है, पहले इस पे हम जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया। पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे, रिटर्न टाइप जीएसटीआर 1, और इस पर सर्च करेंगे तो जीएसटीआर 1 में जो भी आपने B2B के इन्वॉइसेस डाले हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट डाला है, सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। 8 रिकॉर्ड्स ये आपने डाले थे। ठीक है, अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये सारे वो इन्वॉइसेस थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा कि उस काउंटर पार्टी ने उसके ऊपर एक्शन क्या लिया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो इन दो पार्टी ने एक्सेप्ट किया है वो इनवॉइस, और बाकी इन्होंने नो एक्शन है। तो नो एक्शन अगर ये रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाएगा, और ये तो एक्सेप्ट हो ही चुका है। इसका मतलब कोई भी अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मैं एक्सेल में डाउनलोड करके समरी वाइज भी चेक कर सकता हूँ। तो और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दिखेगा, रिकॉर्ड वेयर लायबिलिटी एडेड बैक इन जीएसटीआर 3B। तो ये 4 रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पर लायबिलिटी एड बैक मेरे 3B में होती है। तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई डिटेल्स यहाँ नहीं आएगी। अगर आपकी कोई लायबिलिटी 3B में ऐड हो रही है तो यहाँ से आपको चेक करना होता है कि आईएमएस की वजह से आपकी काउंटर पार्टी ने, जो आपने सेल दिखाई है, कहीं काउंटर पार्टी ने उसको रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? कोई क्रेडिट नोट आपने दिखाया, कहीं काउंटर पार्टी ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया? अमेंडमेंट है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की, कहीं उसकी वजह से 3B में तो आपका एडिशन नहीं आ रहा है? वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये चीज़। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमको देखना है इनवर्ड सप्लाई का आईएमएस। अब पहली चीज़ तो ये, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई अगर आप कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लेते तो इट विल बी कंसिडर एज डीम्ड एक्सेप्टेंस, आपका वो मान लिया जाएगा और आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जीएसटीआर 2B 14 के बाद ही जनरेट होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। 14 के बाद ही आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट होगी और वहाँ पर डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर हम अपने डेटा की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सारे इन्वॉइसेस आ जाएंगे। B2B के इन्वॉइसेस हैं, फिर अमेंडमेंट के इन्वॉइसेस हैं, फिर B2B की क्रेडिट नोट है, B2B के क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट्स हैं, डेबिट नोट है, डेबिट नोट की अमेंडमेंट है, एंड क्रेडिट नोट की अमेंडमेंट्स हैं, एंड सेक्शन 9(5) के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के इन्वॉइसेस होते हैं उसकी अमेंडमेंट्स हैं। ये सारे इन्वॉइसेस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। इसमें से आप देखेंगे नो एक्शन और एक्सेप्टेंस का मतलब सेम ही होता है। अगर मैं कोई भी एक्शन नहीं लूँगा तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक्सेप्टेड है। रिजेक्टेड मैंने कुछ भी नहीं किया, पेंडिंग में मैंने कुछ भी नहीं डाला अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि सर मुझे तो एक्शन लेना है, मुझे तो चेक करने हैं यहाँ पर, लेकिन आपको 500 से ज़्यादा इन्वॉइसेस दिखाएगा नहीं। जैसे ही आप अंदर जाओगे ना, यहाँ पर आप सर्च करोगे, सर्च करके जैसे रिकॉर्ड पर पेज पे 100 डाल दोगे तो 5 पेजेस दिखाएगा। 500 से ज़्यादा आपका यहाँ पर पेजेस को शो नहीं करता है, एक लिमिट से ज़्यादा। सर अब मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मेरे जो इन्वॉइस आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं? मुझे तो सारे चेक करने हैं। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पूरी इसकी समरी डाउनलोड कर लो, आईएमएस एक्सेल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसको जनरेट होने में टाइम लगता है, तो मैंने ऑलरेडी पहले इसकी कमांड दे दी थी, तो मेरा जनरेट ये वाली फाइल हो गई है। तो यहाँ से जो है पूरी फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी एक्सेल की। कहाँ है आईएमएस? ये रहा। इसको मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये मेरे आईएमएस की फ़ाइल पूरी की पूरी जनरेट हो गई है। तो ये देखो समरी है, समरी के बाद इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आ गया, B2B के ये इन्वॉइसेस हैं, B2B अमेंडमेंट ये है, डेबिट नोट ये है और क्रेडिट नोट ये है। सारे इन्वॉइसेस मेरे यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है, दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप इसके अंदर जाके 1 बाय 1 भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे केस में तो सारी एक ही समरी के अंदर आ गई। जैसे आप B2B के अंदर जाएंगे, यहाँ पे भी नीचे आपको डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इस पर आपको एक्शन लेना है तो एक्शन किस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर 500 से ज़्यादा है तो मैं आपको पहले वो प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपके ज़्यादा इन्वॉइसेस हैं तो दिक्कत आती है कई बार। आपको क्या करना है, अपनी एक्सेल में जाना है, चाहे इस वाली एक्सेल में चले जाओ चाहे इस वाली, मैंने दोनों डाउनलोड कर लिए हैं, एंड आपको यहाँ पर एक्शन चेक करना है। देखो अब आपको किस तरीके से काम करना है। लेट सपोज आपके 20,000 इन्वॉइसेस हैं, यहाँ पर एक्सेल में पूरे 20,000 इन्वॉइसेस आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं आएंगे इन्वॉइसेस, आपके ऑनलाइन सारे शो नहीं करेगा, एक्सेल में सारे शो करेगा। यहाँ पे आपको एक नेगेटिव अप्रोच फॉलो करनी होगी। नेगेटिव अप्रोच का मतलब ये है कि अगर कोई इन्वॉइस सही आ रहा है तो आप वहाँ पर एक्शन ना लो, आपको 1 बाय 1 ये चेक करना होगा इसमें फ़िल्टर लगा के कि भाई ये जो सप्लायर हैं ये आपसे रिलेटेड है या नहीं है। आपको नेगेटिव अप्रोच फॉलो करनी है, यानी जो जो आपको लग रहा है डाउटफुल है, मुझे लग रहा है कि ये सप्लायर डाउटफुल है, ये सप्लायर डाउटफुल है और ये सप्लायर डाउटफुल है, बाकी सब मुझे पता है कि मेरी सप्लाईज है, मेरे से रिलेटेड इन्वॉइस है, तो आपको इस एक्सेल के अंदर चेक करना है कि आपको कहाँ कहाँ एक्शन लेना है। जो ठीक है वहाँ आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो गलत सप्लायर हैं या जो गलत अमाउंट का कोई इन्वॉइस आ रहा है, एक्सेल से आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा अपने टैली का, अपने बुक्स का। एक बार आप सारे सप्लायर देख लीजिए, सारा अमाउंट देख लीजिए, एंड जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है या पेंडिंग में डालने की ज़रूरत है, खाली उन के ऊपर आप एक्शन लेंगे। आप यहाँ से उनका स्टेटस चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला इन्वॉइस, मुझे ये इन्वॉइस क्या करना है, रिजेक्ट में डालना है। मैंने ये रिजेक्ट में डाल दिया, और एक ये वाला इन्वॉइस मुझे रिजेक्ट में डालना है, ये रिजेक्ट में डालना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ स्टेटस में जाइए, जो जो आपने रिजेक्ट के लिए किए हैं फ़िल्टर लगा लीजिए। रिजेक्ट करने हैं मुझको ये वाले दोनों। अब आप इसका GST नंबर कॉपी कीजिए एंड यहाँ आप सर्च करेंगे, सर्च करके ये आ जाएगा आपका ये वाला। अब मुझे इसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, तो मैं इसको यहाँ से मैन्युअली रिजेक्ट पर क्लिक करूँगा। अभी मेरा स्टेटस क्या आ रहा है, नो एक्शन आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिजेक्ट पे क्लिक करूँगा, रिमार्क्स देना चाहता हूँ, ये ऑप्शनल रिमार्क्स है, वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे आप दे सकते हो नॉट रिलेटेड टू मी, तो इसको प्रोसीड करेंगे एंड जैसे ही सेव करेंगे तो ये एक्शन मेरा सेव हो जाएगा। एंड आप देखेंगे ये वाला रिकॉर्ड अगर सर्च करेंगे, ये सेव हो गया। ये देखिए इन्वॉइस मेरा रिजेक्टेड में चला गया, इसका स्टेटस। ठीक है, अब दूसरा करना है तो दूसरे इन्वॉइस को भी यहाँ पे 1 बाय 1 फिर आपको करना होगा। मतलब GST वाइज आप कर सकते हो या इन्वॉइस वाइज करना चाहते हो इन्वॉइस वाइज भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको मैनुअली ही करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बस एक चीज़ करनी है, आप रिजेक्ट और पेंडिंग करिए, बाकी जो एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा इन्वॉइसेज हैं, सभी को एक्सेप्ट करना तो लॉजिकल है नहीं, क्योंकि नो एक्शन मीन्स इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। तो जो नो एक्शन में रहे, जो आपको एक्सेप्ट करने हैं उसको आप नो एक्शन में रहने दीजिए, क्योंकि मोस्टली इन्वॉइसेज आपको एक्सेप्ट ही करने होंगे, तो उसको आप नो एक्शन में रहने दीजिए। जो आपको रिजेक्ट करने हैं, जो पेंडिंग में डालने हैं, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड 1 बाय 1 उनको पेंडिंग में और रिजेक्ट में एज द केस में भी आप डाल दीजिए एंड उसके बाद सेव कर दीजिए। ठीक है, फिर आप समरी में चेक करोगे तो जो आपने रिजेक्ट किए वो रिजेक्टेड में आ जाएंगे, बाकी नो एक्शन में आपके बहुत सारे इन्वॉइसेज आ रहे होंगे, वो ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक हम यूज़ करते हैं जब 500 से ज़्यादा इन्वॉइसेज होते हैं। और इसमें एक चीज़ आप और यूज़ कर सकते हैं, आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप 500 से ज़्यादा इन्वॉइसेज भी वहाँ पर एक्सेप्ट देख सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, तो उन पेड सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो आप। चलिए, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप समझ गए, 500 से ज़्यादा इन्वॉइसेज के केस में किस तरीके से आपको IMS में डेटा को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट तो नहीं करना, वहाँ पे केवल रिजेक्ट और पेंडिंग वाले केसेस को आपको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर मार्क करके चलना है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी रिसेंटली हुई हैं IMS के अंदर, वो आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो उसके अंदर चेंज है कि अब आपका जो IMS है, इसके अंदर जो आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है, पहले आप इन क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में पेंडिंग का ऑप्शन नहीं आता था। अब आप यहाँ पे क्रेडिट नोट में देखेंगे, जैसे हमारे केस में क्रेडिट नोट दिख रहे हैं क्या, ये रहे क्रेडिट नोट, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेंडिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। पहले पेंडिंग का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे आपको
पेंडिंग का ऑप्शन भी जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी रिसेंटली जो है वो इसके अंदर आया है। क्रेडिट नोट में जाते हैं, एक बार दिखाता हूं मैं आपको। यस, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर आई है क्रेडिट नोट के अंदर। क्या अपडेट आई है मैं आपको बताता हूं। जैसे कई बार क्या होता है ना, ये दूसरी पार्टी है, मेरी काउंटर पार्टी ने मुझको क्रेडिट नोट जारी किया। अब ये क्रेडिट नोट तो इन्होंने जो जारी किया वो कितने का है? जैसे इस पार्टी ने जारी किया है 1000 रुपये का क्रेडिट नोट है और 90 का CGST, 90 का SGST। मैंने कहा जी गलत आपने क्रेडिट नोट यहां पर जारी किया है। आपका जो एक्चुअल इनवॉइस अमाउंट था ना वो केवल 100 रुपीज़ का था। एक्चुअल इनवॉइस 100 का था, गलती से इन्होंने क्या करा है 1000 क्रेडिट नोट जो डाला है वो 1000 का डाल दिया। ये मैं आपको एक्चुअल केस ही दिखा रहा हूँ। अगर मैं आपको इसका एक्चुअल केस ही बताऊँ तो ये वाला इनवॉइस नंबर देखो, इसने पार्टी ने ये क्रेडिट नोट नंबर डाला है और ये पार्टी है। ठीक है, इस पार्टी का आपको वो दिखाता हूँ इनवॉइस कितने का डाला है इसने। आजकल जो है फेक काम भी हो रहे हैं इसके ऊपर, वो भी मैं आपको भी लास्ट में बताऊँगा। ये वही फेक वाला काम ही किया हुआ इन्होंने। ये एक पार्टी है जिसने हवाई बिल मेरे ऊपर जारी किया है। कितने का? ये देखो, ध्यान से देखना, ये हवाई वाला काम है। मैं इसको भी रिजेक्ट करूंगा, बट पहले देख लो आप क्या किया है। टैक्सेबल वैल्यू 100, सेंट्रल में 9 और स्टेट में 9, इनवॉइस वैल्यू 118 की डाल दिया। ठीक है, अब लेट सपोज ये एक्चुअल एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि भाई एक पार्टी ने इनवॉइस तो सही डाला बट उसका जो क्रेडिट नोट डाला वो गलत डाल दिया। क्रेडिट नोट में उसने 100 की जगह 1000 कर दिया, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। अब भाई वो तो गलत है। मैं तो केवल 9 और 9 करूंगा एक्सेप्ट। मैं यहां पर आपका ज़्यादा थोड़ी एक्सेप्ट करने वाला। तो उसके लिए क्रेडिट नोट में एक ऑप्शन आपके पास आ गया है ITC रिडक्शन का, वो आप कर सकते हो। जैसे क्रेडिट नोट ये आ गया, मैंने इस पर चेक किया। अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो वो ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन पूरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरा एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम पार्शियल करेंगे एक्सेप्ट। तो पार्शियल के लिए आपको यहाँ येस पे टिक करना है एंड प्रोसीड करना होगा। अब जैसे ही आप करोगे, अब येस तो हो गया, एक्सेप्ट तो हो गया, बट पूरा एक्सेप्ट नहीं करना मुझको। 90 और 90 का है, मैं केवल एक्सेप्ट करना चाहता हूं वही जितने का एक्चुअल इनवॉइस था। एक्चुअल इनवॉइस था 9 और 9 का। एक्चुअल इनवॉइस 9 और 9 का था। रिमार्क्स में एंटर करूंगा मैं क्रेडिट नोट एक्सेप्टेड ओनली फॉर अप टू दी वैल्यू ऑफ इनवॉइस। जितना इनवॉइस आपने डाला उतना ही तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। आपने गलती से 0 ज़्यादा डाल दिया, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। इसको मैंने प्रोसीड कर दिया, 9 और 9 आ गया, इसको मैंने सेव कर दिया, ये मेरा डेटा सेव हो जाएगा। यानी अब ध्यान से सुनना, अब मुझे आप आंसर देंगे क्रेडिट नोट आपके ITC को रिड्यूस करते हैं। इस पार्टी ने डाला कि मेरे ITC को इतना 90 का रिड्यूस करो, लेकिन मैंने यहां पर 9 और 9 कर दिया, तो मेरा जो ITC रिड्यूस होगा वो कितने का होगा? मेरे 2B के अंदर जब मैं फाइनल रिकॉम्प्यूट करूंगा, रिकॉम्प्यूट होकर के मेरे 2B में जो वैल्यू जाएगी उसमें से क्रेडिट नोट में कितना जाएगा इस पार्टी का? केवल 9 और 9 जाएगा। सर ये बात तो ठीक है, समझ में आ गई, लेकिन क्रेडिट नोट जब आप अगर ये रिजेक्ट करते तो पूरा अमाउंट उसकी लायबिलिटी में भी तो ऐड होता। अब इस पार्टी की लायबिलिटी में नेक्स्ट मंथ जो 3B फाइल करेगा उसमें कितना ऐड होगा, ये टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूं आपको। कितना ऐड होगा उसकी 3B में? अब पूरा ऐड नहीं होगा। मैंने 9 तो यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है, देखो उसने मुझे 90 का दिया था, 90 में से 9 और 9 का रिडक्शन मैंने करवा लिया ना अपने ITC से। जो बैलेंस बचा 81 और 81 का, तो इस पार्टी के अगले महीने के 3B में कितना ऐड होगा? 81 यहां और 81 यहां। समझ रहे हो? यानी जितना मैंने ITC एक्सेप्ट नहीं किया, जितना क्रेडिट नोट इसके एक्सेप्ट नहीं किए मैंने, उतना इसकी टैक्स लायबिलिटी नेक्स्ट मंथ के 3B में जाकर के ऐड हो जाएगी। इसीलिए ये फैसिलिटी यहां पर दी गई। अदरवाइज मेरे पास क्या ऑप्शन रहता? मैं इसको रिजेक्ट कर दूं या तो एक्सेप्ट कर लूं। अब एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि गलत है, और रिजेक्ट करूंगा तो रिजेक्ट भी कैसे करूं क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें ठीक भी है। मुझे तो पार्शियली एक्सेप्ट करना था। तो इस तरीके से आप क्रेडिट नोट को अब पार्शियली भी एक्सेप्ट कर सकते हो। ये फैसिलिटी भी अब IMS के अंदर रीसेंट अपडेट के अंदर ही इंट्रोड्यूस की गई थी। और यहाँ ये भी ध्यान रखना, जो काउंटर पार्टी है, बिकॉज ये क्रेडिट नोट है, अब इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप इस 90 में से
कुछ अमाउंट एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ अमाउंट रिजेक्ट कर रहे हो। इस क्रेडिट नोट में से आपने 90 में से 9 और 9 एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट वाली अमाउंट है वो तो ओके हो गई। जो आपने 81 का रिजेक्शन दिया है, वो रिजेक्शन काउंटर पार्टी के नेक्स्ट मंथ के GSTR 3B के अंदर लायबिलिटी ऐड हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? और यहां पे अब ये रिमार्क्स भी आपको डालना होगा, इसके बाद में ये ऑप्शन भी आपके पास आ गया है। इस तरीके से हमने 2-3 चीज़ें यहां पर समझी हैं। एक तो किस तरीके से आपको पार्शियल रिजेक्शन करना है, और फिर काउंटर पार्टी पर क्रेडिट नोट के केस में ये पार्शियल रिजेक्शन का ऑप्शन आया है। जो नॉर्मल ITC है, जो इन्वॉइसेज है, उसमें नहीं है। केवल जो काउंटर पार्टी क्रेडिट नोट जारी करी है, क्रेडिट नोट के अंदर है, B2B क्रेडिट नोट के अंदर, इसमें खाली आपका ये पार्शियल रिजेक्शन का ऑप्शन, ये वाली फैसिलिटी आपको मिलेगी। मैं इसको अभी बाय द वे रीसेट कर देता हूँ, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझको आपके साथ और डिस्कस करना है, दैट इज जो स्कैम चल रहा है, अब रिसेंट स्कैम एक चल रहा है और काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। मेरे GST, इस वाले GST में भी हर बार मेरे को देखने के लिए मिलता है। और IMS ज़रूरी क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अभी तक आप ये सोच रहे होगे कि सर IMS की क्या इंपॉर्टेंस है, छोड़ो सर, कोई एक्शन मत लो, नो एक्शन ले लो, बट ठीक है, क्या सारा एक्सेप्ट ही तो हो रहा है, दिक्कत क्या है, सारा एक्सेप्ट होने दो। अब बताता हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत देखो क्या है। दिक्कत से पहले आप एक चीज़ समझो, GSTR 1 हमने सीखी थी। GSTR 1 में मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी। अब जो है क्रेडिट नोट में जो है क्या हो गया है, क्रेडिट नोट जब आप डालते हो ना, तो ओरिजिनल इनवॉइस से लिंकेज को ख़त्म कर दिया गया है। और वो भी क्यों किया गया, उसका भी रीज़न बताता हूँ। 2020-21 के आसपास हुआ क्या, जो मेडिकल लाइन वाले होते हैं ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, जो छोटे छोटे मेडिकल शॉप्स होती हैं, गवर्नमेंट ने उन केस में क्या होता है, मेडिसिन एक्सपायर हो जाती हैं, वो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि भाई कितनी मेडिसिन आई, कितनी सप्लाई की, कितना स्टॉक रखा है, वो मेंटेन करना होता है उनको। तो कितना उन्होंने वापस करा, उसका रिकॉर्ड उनके पास होता है। लेकिन जब वो वापस करते हैं तो छोटी छोटी शॉप्स के पास उनके पास ये नहीं पता होता कि इसका ओरिजिनल इन्वॉइस कौन सा था। क्रेडिट नोट डाल के दे दिया, माल वापस चला गया, बट एक्चुअल इन्वॉइस क्या था, उसका ओरिजिनल इन्वॉइस नंबर क्या था, वो पता नहीं चलता था। पहले GSTR 1 में क्या होता था, जब भी आप क्रेडिट नोट डाल रहे हो, B2B का स्पेशली, B2C में तो वैसे भी नहीं होता, B2B में उसकी लिंकेज की जाती थी ओरिजिनल इन्वॉइस से। तो 2020-21 के पास जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इस इंडस्ट्री ने बोला कि भाई ये लिंकेज खत्म करो, हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है ओरिजिनल इन्वॉइस को मेंटेन करना और उसको आइडेंटिफाई करना, खाली क्रेडिट नोट डालने दो, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट ने लिंकेज खत्म कर दिया। मतलब आज की डेट में आपको ओरिजिनल इन्वॉइस की कोई डिटेल नहीं डालनी होती। B2B का जब आप क्रेडिट नोट डाल रहे हो, तब आपको कोई भी ओरिजिनल इन्वॉइस की डिटेल मांगता ही नहीं है। ठीक है, अब ये तो उनका मैटर तो सॉल्व हो गया, बट इससे GST में एक लूप होल अराइज हो गया। लूप होल क्या अराइज हुआ कि भाई आप किसी भी पार्टी को कुछ भी क्रेडिट नोट डाल करके दे दो। अब दूसरी पार्टी का क्रेडिट नोट उसने एक्सेप्ट कर लिया, यहां कोई एक्शन लिया नहीं, तो उसका ITC क्या हो गया, कम हो गया। और मैंने क्रेडिट नोट डाला है आपको, तो मैं क्रेडिट नोट डालूंगा तो उससे होगा क्या, उतने का इनवॉइस बना सकता हूं मैं, और उतने का इनवॉइस बना के मैं किसी और को दे दूंगा। इससे मैं B2B की फेक ITC की चेन बना सकता हूं। मतलब जो चल रहा है, मैं बता रहा हूं क्या स्कैम चल रहा है मार्केट में। जो लूप होल जो अराइज हुआ, वो ये लूप होल अराइज हुआ कि अब लोग क्या करने लग गए। अब आपको प्रैक्टिकल केस दिखाता हूं, हवाई बातें बहुत हो गई, प्रैक्टिकल केस समझो जो मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। ये एक फर्म है, ठीक है, दिस इज अ फर्म, और ये मतलब हर महीने मेरे साथ हो रहा है। मैं नहीं जानता ये कौन सी फर्म है, ना मुझे इस GST नंबर को जानता हूँ। बस आप एक चीज़ नोटिस करना कि इनवॉइस नंबर देख लो यहाँ पे कितना, मतलब 21,000 इन्वॉइसेज इसने एक महीने में इशू कर दिए हैं। गूगल इंडिया कर रही है, गूगल इंडिया कर सकती है भाई, लेकिन ये फर्म जो एक लोकल फर्म है, 20,000 इन्वॉइस इसने इशू किए हैं। और चलो इनवॉइस नंबर को आप छोड़ भी दो, चलो इनवॉइस नंबर तो हो सकता है सर उसने सीरीज़ चला रखी हो अपनी कोई, उसके अकॉर्डिंग सीरीज़ उसने कंटिन्यू कर रखी हो, सीरीज़ के बेसिस पर आप ये थोड़ी बोल सकते हैं ये फेक फर्म है, बिल मुझे ही पता है। लेकिन अब किस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये फेक काम कर रहे हैं, क्रेडिट नोट वाला जो मैंने आपको समझाया वो दिखाता हूँ। देखो, इस पार्टी ने एक इन्वॉइस डाला, कितने का इन्वॉइस डाला, 100 रुपीज़ का एक इन्वॉइस डाला, 9 रुपीज़ का CGST, 9 रुपीज़ का SGST। मैंने अपने सारे बिल चेक कर लिए, मेरे से रिलेटेड नहीं है ये, तो सर रिजेक्ट कर दो। अभी करेंगे रिजेक्शन तो मैं करूँगा, वो तो मैं बताना ही आपको। मैं पहले स्कैम समझा रहा हूँ आपको जो चल रहा है, और IMS की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूँ। अगर IMS नहीं होता तो मेरे 2B में ऑटोमेटिकली चला जाता और मैं अपने 3B में इस चीज़ को ठीक कर रहा होता। लेकिन अब IMS आ गया है, तो इसकी हेल्प से आप इन सारे इन्वॉइसेस को, ये जो फेक काम है, हवाई इन्वॉइसेस, इनको
हटा सकते हो अपने 2B से, मैंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब देखते हैं क्रेडिट नोट। इस सेम पार्टी ने मुझे क्रेडिट नोट भी डाला है, ये रहा। इस सेम पार्टी ने मुझको क्रेडिट नोट भी डाला है, और क्रेडिट नोट में देखना जरा, क्रेडिट नोट में देखना, क्रेडिट नोट का भी नंबर देखो पहले। क्रेडिट नोट नंबर भी 21,000 इनवॉइस इशू हो गए हैं, 20,000 क्रेडिट नोट नंबर है। सर हो सकता है नंबर की सीरीज हो, हाँ ये बात सही है आपकी, नंबर के बेसिस पर हम फेक नहीं बोल सकते, अमाउंट के बेसिस पे तो बोल सकते हो। 1090 और 90, मतलब ये पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है पता है? अगर मैं अपने इस IMS पे कोई एक्शन ना लूं, आंख बंद करके, IMS की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं आपको, अगर मैं आंख बंद करके इस तरीके से एक्सेप्ट कर लूं, तो इस पार्टी ने मुझे इनवॉइस तो दिए हैं 9 और 9 के, और क्रेडिट नोट डाल दिया 90 और 90 का। मेरा ITC यहां पर 81 रुपये और 81 रुपये का एक्चुअल अमाउंट बता रहा हूं, इतना एक्सेस ITC रिड्यूस हो जाएगा मेरा। और मेरा तो चलो एक्सेस ITC रिड्यूस हो जाएगा, मैं तो रिजेक्ट करके उसको ठीक कर दूंगा। काउंटर पार्टी कैसे स्कैम कर रही है वो समझो। दूसरी पार्टी जो है वो क्या कर रही है, इस 81 रुपीज़ का B2B का इन्वॉइस बना के फेक ITC की चेन खड़ी कर देगी वो। सर क्या ऐसी बातें कर रहे हो, 81 रुपीज़ भाई साहब। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि इन्वॉइस नंबर और क्रेडिट नोट के नंबर नोट कर लो, क्योंकि जब आप इस 81 को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये फेक ही फॉर्म है, जब आप इस 81 रुपीज़ या 100 रुपीज़ ले लो, 100 रुपीज़ C और 100 रुपीज़ S ले लो, तो 200 रुपीज़ ले लो। 20,000 इन्वॉइस ने इशू किए, 40 लाख का ITC खड़ा कर दिया बंदे ने बैठे बैठे, समझ रहे हो? और सर सारे थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे सर, सारे एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, कुछ लोग तो समझदार होंगे, IMS चेक करते होंगे, रिजेक्ट कर देंगे। चलो मान लेते हैं, एक रेशियो मान लेते हैं, आधे लोग समझदार हैं, IMS चेक करते हैं, IMS में से रिजेक्ट कर देंगे, वो क्रेडिट नोट भी रिजेक्ट कर देंगे और इनवॉइस भी रिजेक्ट कर देंगे, दोनों चीज़ें रिजेक्ट कर देंगे। आधे लोग रिजेक्ट कर देंगे, 50% का रेशियो ले लो, 20 लाख का ITC इसने खड़ा कर दिया है, छोटी छोटी चोरी करके, छोटी छोटी। अब मेरे जैसे कितने हजारों GST का डेटाबेस निकाला इसने, सब पर डाल दिया इसने, ये सेम तरीके से काम कर दिया। 20 लाख का ITC ने बैठे बैठे खड़ा कर दिया। ये फेक चीज़ें मैंने YouTube पे भी इस पर वीडियो बनाई हुई है, ऑलरेडी डाली हुई हैं, गवर्नमेंट को बोला है कि इसको ठीक कर दो। ठीक करना कोई मुश्किल बात थोड़ी है भाई, आपको इनवॉइस नंबर से लिंक नहीं करना मत करो, आप GST नंबर से लिंक कर दो। अगर इस पार्टी ने मुझे मेरे GST पर क्रेडिट नोट डाला है, तो मेरे GST पर उतने का इनवॉइस भी होना चाहिए टोटल, जितना इनवॉइस मेरे GST पर टोटल है उससे ज़्यादा अगर ये पार्टी डालती है मुझे क्रेडिट नोट, तो उसको एरर दे दो, फाइल ही मत करने दो। सिंपल तरीका है, उस तरीके से किया जा सकता है। आप इनवॉइस वाइज लिंकेज मत करो, GST वाइज लिंकेज तो कर दो भाई। जब बिल ही नहीं बनाया आपने इतने का, तो क्रेडिट नोट कैसे बना रहे हो उस पार्टी को इतने का? ये तो आप एरर शो कर सकते हो, ये तो वैलिडेशन चेक GST पोर्टल पे आसानी से लग सकता है, बट नहीं डाला गया। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना के डाली हूँ यूट्यूब पे, बट मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। और ये केस तो मेरे साथ हर महीने हो रहा है, और मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं उनके पास भी इस तरीके से आ रहा है। कई टैक्स प्रोफेशनल ने भी मुझको ऑलरेडी बताया कि भाई ये स्कैम इस तरीके से चल रहा है। तो भैया थोड़ा सा IMS की इंपॉर्टेंस अब समझो आप, कि आप इसको रिजेक्ट करो अपने उसमें से। तो हम जैसे क्या करेंगे, अब इसको रिजेक्ट करेंगे, तो ना ही तो मेरे से वो इन्वॉइस रिलेटेड है, इसीलिए IMS की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इस इन्वॉइस को रिजेक्ट कर दूँगा। आप अगर कोई रिमार्क देना चाहते हो दे सकते हो, अदरवाइज नॉर्मली इसको रिजेक्ट करके सेव कर दो, प्रोसीड कर दो। हो गया सेव, हो गया सेव। बैक करेंगे, रिजेक्टेड में मेरा एक इनवॉइस आ गया। क्रेडिट नोट भी मेरे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं क्रेडिट नोट को भी क्या करूँगा, पूरे क्रेडिट नोट को, मुझे पार्शियल की ज़रूरत नहीं है, पूरे क्रेडिट नोट को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, यहाँ से सेव कर दूंगा, मैं प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्शन आपने लेना है यहाँ पर अपने इन्वॉइसेस पर, डेबिट नोट पर, क्रेडिट नोट पर। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट नोट पर, डेबिट नोट में नहीं होगा ना ये ऑप्शन, डेबिट नोट में नहीं है, क्रेडिट नोट में आपके पास ऑप्शन है कि आप क्रेडिट नोट को पेंडिंग में भी छोड़ सकते हो, और क्रेडिट नोट में आप अगर आप पार्शियल रिडक्शन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जब सारी चीज़ें चेक कर लो, मेक श्योर कर लो सारे इन्वॉइसेस सही हैं, जो रिजेक्ट होने चाहिए वो रिजेक्ट है, एक्सेप्टेड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजेक्ट होना चाहिए यू नीड टू मेक श्योर कि वो रिजेक्ट जरूर हो, वेदर इट इज़ अ क्रेडिट नोट, वेदर इट इज़ अ इनवॉइस। वो चेक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कंप्यूट GSTR 2B।
अब अभी मेरी टू बी ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन वो मेरे डीम्ड एक्शन के बेसिस पर है। अब मैं उसको दोबारा बनाना चाहता हूँ बिकॉज मैंने रिजेक्शन किया है यहाँ पर कुछ, तो मैं कॉम्प्यूट GSTR 2B करूँगा। एनी रिकॉर्ड ऑन IMS डैशबोर्ड वेयर टैक्स पेयर टेक नो एक्शन, जो नो एक्शन है वो मेरे डीम्ड एक्सेप्ट होंगे। यहाँ तो ओके है, वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड क्रेडिट विल अकॉर्डिंगली फ्लो टू GSTR 2B, अग्री एंड कंटिन्यू करेंगे। अब मेरा ये सारा डेटा जो है GSTR 2B के अंदर, योर रिक्वेस्ट फॉर कंप्यूटिंग GST हैज़ बीन रिसीव, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम बाय क्लिकिंग द रिफ्रेश बटन। योर GSTR 2B कंप्यूटेड सक्सेसफुली। अब मेरी GSTR 2B चेंज हो चुकी है। तो मैंने आपको बोला था GSTR 2B एक स्टैटिक रिटर्न होती है, अब उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। GSTR 2B एक स्टैटिक रिटर्न तो होती है, लेकिन वो जब तक आप GSTR 3B फाइल नहीं करते, एक बार 3B फाइल कर दोगे फिर उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी जब तक आप 3B फाइल नहीं करोगे, अभी दोबारा कुछ चेंज करना चाहते हो, वो भी चेंज करके आप दोबारा से भी इसको रिकॉम्प्यूट कर सकते हो। जब तक 3B फाइल नहीं करोगे तब तक आपके पास ऑप्शन है, आप रिकॉम्प्यूट कर सकते हो अपने GSTR 2B को। बोलिए, क्लियर हुआ आपको ये केस? जी सर, ये केस क्लियर हो जाता है। अब एक चीज और आती है GSTR 2B से रिलेटेड, आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा मैं कि सर GSTR 2B में आपने समझाया था कि GSTR 2B एक स्पेसिफिक साइकिल को फॉलो करती है, एक स्पेसिफिक साइकिल को फॉलो करती है। अगर आपका सप्लायर मंथली है, अगर आपका सप्लायर मंथली है तो उस सप्लायर ने अपनी GSTR 1 अगर पिछले महीने की 12 से लेकर के करंट मंथ के 11 के तक फाइल की है, वो आपके करंट मंथ के 2B में आएगी। अगर वो क्वार्टरली है तो उसके पिछले महीने के 13 से लेकर के 14 से लेकर के करंट मंथ के 13 तक, पिछले मंथ के 14 से करंट मंथ के 13 तक जो साइकिल बनेगा, इसमें जो उसने GSTR 1 फाइल की होगी वो आपका करंट मंथ का 2B कैप्चर करेगा। ठीक है, तो अब वो चीज़ें डायरेक्टली नहीं होती है, अब वो IMS के थ्रू फिल्टर होकर के आती हैं। ठीक है, और अब आपका GSTR 2 IMS जो है, इसमें एक चीज़ और है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। प्रैक्टिकल केस आपको एक बताता हूँ, प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होगा, आपका 2B जनरेट ही नहीं हुआ, आपने अपनी R1 फाइल की और गलती से आपने 3B भी फाइल कर दी, आपने अपनी R1 फाइल कर दी और गलती से 3B भी फाइल कर दी। अब 3B में आपकी ITC भी आना चाहिए था, टैक्स लायबिलिटी तो आएगी, वो आप टैक्स लायबिलिटी तो चलो अगले महीने पे कर दोगे, टैक्स लायबिलिटी को अभी हम नहीं समझ रहे, वो सिंपल है, अगले महीने जाके आप टैक्स लायबिलिटी पे कर दोगे। मुझे आपको समझाना है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका IMS का क्या होगा अब और 2B का क्या होगा। अरे भाई, आपकी 2B जनरेट होती है 14 को लेट सपोज, और आपने 14 से पहले ही आपने 10 तारीख को R1 फाइल की और 10 तारीख को ही 3B फाइल कर दी, गलती से कर दिया, जानबूझ के नहीं करोगे ऐसा, गलती से हो गई है। सर अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या 14 को आपका 2B जनरेट होगा? बताओ, क्या 14 को 2B जनरेट होगा? नहीं। अब आपका 2B उस मंथ का जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल चैलेंजेस आ गए हैं। आपने एक ऐसा उल्टा काम कर दिया, क्योंकि 2B जनरेट होता है, उससे जो ITC आता है वो 3B में जाता है। आपने अब 3B में जो भी, अब 3B में आपने ITC में 0 डाल करके गलती से फाइल कर दिया उसको, तो 2B आपका 14 को जनरेट ही नहीं होगा। सर तो क्या मेरा ITC चला जाएगा इस महीने का? क्या ये तो ब्लंडर हो जाएगा, मेरे इस महीने का ITC चला जाएगा? नहीं, ITC नहीं जाएगा। आपके जितने भी इनवॉइसेस है वो IMS में एज इट इज रखे रहेंगे, नो एक्शन में, एज इट इज नो एक्शन में वो रहेंगे। लेकिन 2B तो सर करंट मंथ का जनरेट ही नहीं हुआ, तो फिर वो ट्रांसफर किए जाएंगे अगले महीने के 2B में, नेक्स्ट मंथ के 2B में उनको ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने हमको एक चीज बताई थी कि 2B तो फॉलो करता है R1 का साइकिल, लेकिन इस वाले केस में तो R1 का साइकिल उसका पुराना साइकिल हो गया। हाँ, तो 2B कभी कभी आपके पुराने साइकिल के इनवॉइसेस भी कैप्चर कर लेगा इन टेक्निकल केसेस के अंदर। इसीलिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूं बाबू, ये चीज़ें यूट्यूब पे और गूगल पे थोड़ी मिलती हैं, ये तो काम करके हम खुद गलतियां करते हैं, खुद रिसर्च करते हैं, तब पता चलता है कि भाई हाँ, आपका जो साइकिल है 2B के लिए वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कई बार ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि 2B जनरेट नहीं हो पाया और पुराना इनवॉइस IMS में रह गया है, और वो जो पुराना इनवॉइस IMS में रह गया है,
अगर उस महीने का टू बी जनरेट नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ का टू बी जो है उसको कैप्चर कर लेगा। समझ गए? एक केस और समझाता हूं। सर हमने आईएमएस पे इनवॉइस को पेंडिंग में डाल दिया। अब भाई इनवॉइस अगर पेंडिंग में डाल दिया, या अब तो क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब आप क्रेडिट नोट भी आप एक पीरियड के लिए पेंडिंग में डाल सकते हो। आपने वो पेंडिंग में डाल दिया। अब पेंडिंग जो होगा वो आपके टू बी में तो जाएगा नहीं, पेंडिंग टू बी में तो जाएगा नहीं, पेंडिंग आपका आईएमएस में ही पड़ा रहेगा। अगले बार का जब साइकिल चालू होगा उसमें आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। सर अगले बार आपने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, बट इसकी जीएसटीआर 1 की साइकिल तो चेंज हो गई, इसकी जीएसटीआर 1 की साइकिल तो पुरानी वाली है, लेकिन उस महीने के टू बी में तो वो गया नहीं। इसका मतलब ये वाले जो पेंडिंग वाले इनवॉइसेस होते हैं ना, ये भी आईएमएस के थ्रू रूट होकर के जाते हैं, और इसमें भी कई बार ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि आपका जीएसटीआर 1 का साइकिल जो है वो पुराना पड़ रहा है, लेकिन करंट मंथ का टू बी उसको कैप्चर कर लेगा। कम ऑन, ये इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, ये कहीं आपको लिखी हुई नहीं मिलेंगी, जब तक काम नहीं करोगे नहीं समझ आएंगी। दो केसेस डिस्कस किए मैंने आपके साथ। जीएसटीआर 2B का एक साइकिल होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में जीएसटी रिटर्न स्ट्रक्चर वाली जो क्लास है उसमें समझाया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पुराने साइकिल के इनवॉइसेस हैं, अगर वो पुराने 2B में नहीं जा पाए तो वो करंट मंथ के 2B में भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर मंथ के नहीं जाएंगे। आईएमएस में ना जैसे ही आपकी काउंटर पार्टी कोई डेटा सेव करेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। फ्यूचर मंथ कैसे कैसे आएगा? जैसे अभी लेट सपोज जनवरी चल रहा है, अब मेरी कोई पार्टी जिससे मैंने जनवरी में परचेज की, तो कई पार्टी ऐसा होती हैं जो हाथ के हाथ इनवॉइस पोर्टल पर चढ़ा देती हैं, या कई बार ई इनवॉइस बनता है तो उसकी वजह से भी पोर्टल पर शो होने लगता है, तो वो डेटा शो होता है। जैसे अभी जनवरी चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे अभी जनवरी मंथ चल रहा है, अब मैं आपको अगर आईएमएस दिखाऊँ ना तो इसमें मोस्टली 90% इनवॉइसेस तो आपको मिलेंगे। कहाँ गई इनवॉइस डेट? ये देखो जनवरी का भी एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखो जनवरी का भी मिल गया। अब मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर रखा है, तो क्या मेरे 2B में जाएगा? नहीं, 2B में नहीं जाएगा, ये करंट मंथ के 2B में नहीं जाएगा। अरे जनवरी का इनवॉइस जनवरी के 2B में थोड़ी चला जाएगा। जनवरी मतलब जनवरी इसकी डेट का है, इनवॉइस की डेट का है, इनवॉइस डेट डाली है इसने, ये रही देखो 11 जनवरी है भाई। 11 जनवरी का जो इनवॉइस है तो ये तो आपका जाएगा 11 जनवरी को इसने फाइल किया ना, तो आपका जो नेक्स्ट मंथ का जो साइकिल होगा उसमें दिसंबर में नहीं जाएगा। जनवरी का जो आपका 2B बनेगा, जनवरी का 2B 14 फैब को अगले महीने जनरेट होगा, तो अगले महीने में जाएगा। तो मेरे आईएमएस में तो ये अभी से आ गया, बट मेरे 2B में नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर वाले इनवॉइसेज हैं, मतलब फ्यूचर आप बोल, मतलब करंट वाले बोल सकते हो। अब फ्यूचर के तो कहाँ से आ जाएंगे, करंट वाले। कोई कोई पार्टी ऐसी होती है जो R1 में उसने सेव कर दिया, यहाँ पे देखो रिटर्न नॉट फाइल आ रहा है, रिटर्न तो अभी फाइल ही नहीं कर सकता भाई, जनवरी चल रहा है, जनवरी की रिटर्न जनवरी में कैसे फाइल हो जाएगी? जनवरी की R1 जनवरी में ही थोड़ी फाइल हो जाएगी, जनवरी की R1 तो नेक्स्ट मंथ में फाइल होगी, 1 फरवरी से 14 फैब वैलेंटाइन डे तक। इसका 14 फैब नहीं, सॉरी 11 फैब या 13 फैब, वैलेंटाइन डे चल रहा है मेरे दिमाग में, देख रहे हो तुम भी कहाँ खोया हो। अगर मंथली फाइलर है तो 11, क्वार्टरली है तो 13 तक इसको फाइल करनी होगी। खैर, अच्छा मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और 2B भी जनरेट कर दी। अच्छा एक चीज़ देखें, लाइव देखें, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या मेरा जो ये 2B बना होगा, 2B जो जनरेट किया होगा, क्या ये इनवॉइस उसमें गया होगा? दिखाऊँ आपको? चलो देखते हैं। ये ध्यान रखना, मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, इसकी हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये रहा HYD करके इनवॉइस है, पार्टी का नाम ध्यान रखना, डिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड करके है। ठीक है, पार्टी का नाम ध्यान रखना और इनवॉइस नंबर भी ध्यान रखना, क्या पता दूसरा इनवॉइस इसका पिछले महीने का भी आ जाए। ठीक है, 2B मैंने जनरेट कर दी है, आपको दिखाता हूँ। जो करंट वाले आईएमएस होंगे वो आपके 2B में नहीं आते, ये चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अब। ठीक है, दिसंबर में आएंगे, दिसंबर का 2B मेरा जनरेट हो गया है, ये रहा मेरा 2B। अब ये रीजनरेट हुआ, मैंने रिकॉम्प्यूट किया था, ये सारे इनवॉइसेज आ गए। अब इसमें सर्च करें, वो वाला नाम आ ही नहीं रहा, वो वाला नाम आएगा ही नहीं, वो नाम क्यों नहीं आएगा? देख लो आपके सामने, पूरा दिसंबर का 2B आपके सामने मैंने रिकॉम्प्यूट किया, इसमें देख लो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो साइकिल में फॉल नहीं हो रहा ना, वो साइकिल फ्यूचर का साइकिल हो गया है, अगले महीने का साइकिल हो गया है, तो दिसंबर के अंदर वो कैप्चर नहीं होगा, इसके अंदर वो कैप्चर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? ये चीज़ मुझको आपको समझानी थी। यहाँ पे आप इसका भी एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। ITC अवेलेबल क्रेडिट नोट शुड बी नेट ऑफ अगेंस्ट, अच्छा ये क्रेडिट नोट है जो हमारा था। ठीक है,
अब इसमें ITC नॉट अवेलेबल, ITC रिजेक्टेड, ITC रिजेक्टेड के अंदर जो है देखो ये आ गया है, जो मैंने रिजेक्ट किया था ना वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। मैंने एक इनवॉइस रिजेक्ट किया था, देखो एक इनवॉइस था मेरा ये वाला 9 और 9 का मैंने रिजेक्ट किया था, इसके अंदर वैसे शो भी करेगा ये वाला इनवॉइस मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और एक मैंने इसका क्रेडिट नोट भी रिजेक्ट कर दिया, ये वाला जो फेक स्कैम वाला जो मैंने आपको बताया था ना, स्कैम वाला जो क्रेडिट नोट है, एक सेकेंड, रिजेक्ट मैंने कुछ और कर दिया क्या? ऐसा होता है कई बार, गलती हो जाती है, रुको चेक करते हैं। दिसंबर टू बी रिजेक्टेड, रिजेक्टेड में ये क्रेडिट नोट है 1990 का रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, ये रिजेक्ट हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको अपना टू बी चेक करना है। और IMS जो है आज की डेट में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कहने के लिए कई लोग इसको कुछ भी नहीं समझते, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई है जहाँ पे आपको एक्शन जो है लेना है। रिजेक्शन और पेंडिंग आपके फोकस में होने चाहिए, नो एक्शन और एक्सेप्टेंस आपका सेम ही हो जाता है। तो जो रिजेक्ट करने हैं 500 से ज़्यादा इन्वॉइसेस, उसके लिए डाउनलोड करके आपको 1 बाय 1 काम करना होगा। पेंडिंग में करना है उसके लिए 1 बाय 1 काम करना होगा। बाकी जो बचे हुए हैं उनको आप नो एक्शन में छोड़ सकते हैं। प्लस कुछ जो नई अपडेट्स आई हैं क्रेडिट नोट के केस में भी अब आप क्या कर सकते हो, पेंडिंग में डाल सकते हो केवल एक टैक्स पीरियड के लिए। क्रेडिट नोट में आप जो है अपने कुछ स्पेसिफिक पार्शियल रिडक्शन करना चाहते हो, वो फैसिलिटी भी अब अवेलेबल हो गई है, पार्शियल रिडक्शन भी आप कर सकते हो क्रेडिट नोट के अंदर। ठीक है सर, बहुत डिटेल में मैंने आपको IMS समझा दिया है। अब मेरा 2B जनरेट हो गया और 2B से डेटा ऑटोमेटिकली जो 2B बना है उससे डेटा मेरा 3B में चला गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज के सेशन में आपको प्रैक्टिकली समझ में आया होगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी IMS की मैंने आपको वो समझा दी हैं, और जिस IMS में कैसे आपको काम करना है, कैसे वर्किंग करनी है, सारे स्टेप वाइज मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। और प्रैक्टिकल कुछ केसेस भी मैंने आपको बताए हैं कि किस तरीके से IMS से डेटा, कई बार ऐसा होता है कि IMS में डेटा पड़ा रहता है पुराना डेटा, तो वो आपके नेक्स्ट मंथ के 2B में भी आ जाता है, जो टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आता है। बिकॉज जैसे आपका 2B जनरेट नहीं हुआ, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 2B जनरेट नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट मंथ के 2B में वो चला जाता है। या कोई इनवॉइस पेंडिंग में छोड़ देते हो तो उस केस में भी कई बार अगले महीने के 2B में वो चीज़ चली जाती है। तो सर यहाँ पे कोई लॉ का वायलेशन नहीं है, कोई लॉ का वायलेशन नहीं है। बिकॉज आप जो क्लेम करते हो ITC एज पर रूल 36(4) GSTR 3B में जो आप क्लेम करते हो वो 2B के अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो अगर 2B में वो फिगर आ रही है तो आप 3B में उसको अकॉर्डिंगली क्लेम कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ठीक है, तो इस तरीके से अब IMS की वजह से 2B के स्ट्रक्चर में भी थोड़े से चेंजेस आए हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।